परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीष जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार होने में अब कुछ ही पल बाकी है, क्या लगता है आपको? मोदी 3.0, 2.0 और 1.0 की तरह ही होगा। सीसीएस के जो मंत्री पद हैं वो भाजपा के पास ही होंगे, जिससे कि मंत्रालय और संचालन अच्छे ढंग से हो सके। बाकी टीडीपी और सहयोगी दल नीतीश कुमार जी को अच्छे से अकोमोडेट करा जाएगा, क्योंकि पहले भी दोनों सरकारें 14 और 19 की थी, वो भी एनडीए की ही सरकार थी जी। ये तो इस बार का ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार है, तब तक बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी ने 14 और 19 में भी सारी सहयोगी दलों को जगह दी थी। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि रामदास अठावले को भी जगह दी जा रही है, जबकि उनके पास कोई सीट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक रिप्रेजेंटेशन हर जगह से नहीं करा जा रहा। पंजाब से भी रिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है। बिट्टू जी तो लुधियाना से सीट भी हारे थे, लेकिन फिर भी उनको कैबिनेट में एक जगह दी जा रही है। तो सारे राज्यों का एक समावेश करा जा रहा है, एक बढ़िया कैबिनेट बनेगा। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार शपथ लेगा और एक नए इतिहास की रचना करेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आपने देखा 2014-2019 में मोदी मंत्रिमंडल, 2024 में कितना अलग होने जा रहा है ये मंत्रिमंडल? देखिए, क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, जो मेन फलक्रम है एनडीए सरकार का, 14 में भी था, 19 में भी था, इस बार भी रहेगा। सीटें भले कम हुई लेकिन मेन एक्सेस जो है वो अभी भी बीजेपी है, जैसे इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस है। तो क्योंकि सीटें थोड़ी कम हुई है, सहयोगी दलों की ज्यादा हुई है, मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी बीजेपी को अपने दम पे नहीं मिली है, तो नेचुरल बात है जो सहयोगी दल है उनका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, फलक्रम जो है बीजेपी पहले भी था, अभी भी रहेगा। जितने मेन मंत्रालय है मुझे लगता है वो सब बीजेपी रिटेन करेगी, और सहयोगी दल इस बात को समझेंगे कि एक नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे, और जो बाकी नॉर्थ, और आपने देखा साउथ में भी इस बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन करके अपने जो परसेंटेज को बढ़ा है, जो कि उस थ्रेशोल्ड पे नहीं लाई है जिसमें वो वोटिंग परसेंटेज उनका जो है सीटों में ट्रांसलेट हो। लेकिन आगे का रोड मैप देखेंगे तो बहुत विस्तृत होता जा रहा है सेपरेट पार्टी के लिए, दैट इज बीजेपी। तो मुझे लगता है कंपोजिशन में थोड़ा सहयोगी दलों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और जो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए कि जो बाकी पार्टियां हैं, बाकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, तो रेनबो कोलिशन की तरह रहेगा और देश को सशक्त करने की दिशा में आगे ले जाएगा, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल। प्रमोद जी, आप मानते हैं कि सहयोगी दलों की भूमिका को निर्धारित करना एनडीए के सामने एक चैलेंज, सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर कुछ अगर आप बताएं तो? नहीं, अगर सौरभ जी आप देखिए तो 14 में भी, 19 में भी और इस बार भी बेसिक फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर आप देखें तो 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्पष्ट बहुमत था। सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं था कि हम अगर साथ नहीं रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। इस बार मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत दो रिजीम के अब की बैकफुट पर है, क्योंकि उसको स्पष्ट बहुमत नहीं है। और जिस ढंग से सहयोगी दलों का, अटल जी ने भी सहयोगी दलों से 5 साल सरकार चलाई थी, लेकिन अटल जी में और मोदी जी में एक थोड़ा सा बेसिक फर्क मुझे ये लगता है कि जहां अटल जी जो है वो एक एडजस्टमेंट के स्वभाव के थे जी, टेम्परामेंट। मोदी जी थोड़ा अपनी एक टेम्परामेंट, ये टकराव की स्थिति कहीं पैदा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी को अपने स्वभाव को भी बदलना होगा और एडजस्टमेंट करना होगा, ये लाजमी है। ठीक है संजय जी, हमने आप देखिए इस मंत्रिमंडल में जी एक में इस मंत्रिमंडल में देखिए केरल और तमिलनाडु, इन दोनों जगहों को भी शामिल किया गया, इससे पहले नहीं थे। ठीक है संजय जी, मेरा सवाल 2014 से हम थोड़ा शुरू करते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष को उस समय भी बुलाया गया
मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार होने से पहले या शपथ लेने से पहले ही अन्य देशों का लगभग 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, यानी वहीं से मोदी ने अपनी कूटनीति, विदेश नीति की पृष्ठभूमि तैयार की। 2019 में ऐसा नहीं कम हुआ, लेकिन 2024 में फिर वही राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, वही उसी तरीके से लाव लश्कर पूरा लेकर आई, यानी हम मान के चले कि विदेश नीति भी और स्ट्रांग हमारी होने जा रही है। देखिए सौरभ जी, मूलतः ये दो बातें इससे जुड़ी हुई है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ परंपरा है, एक नई सरकार बन रही है और हम आपको निमंत्रण देते हैं और आप नई सरकार बनने के साक्षी बने। एक तो यह बात। जी जी जी। दूसरी चीज ये, क्योंकि मोदी जी लगातार विश्व गुरु की बात करते रहे हैं और उस पे स्टैंपिंग के लिए उनको यह दिखाना, और मोदी जी इस मामले में थोड़ा सा फोटोजेनिक पर्सनैलिटी है, वो लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत रहते हैं कि हाँ, पूरी दुनिया जो है वो मोदी जी की नतमस्तक है। हालांकि इस पे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये दो बातें प्रमुख हैं और ये साथ ही साथ जनता को भी संदेश देना है कि ये देखिए, मोदी की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। ये उनकी तरफ से एक प्रयास है और सर्वमान्य नेता के तौर पर न सिर्फ वो भारत में बल्कि पूरे दुनिया में अभी भी उतने ही वह उसी रूप में जाने जाते हैं और उसी रूप में उनको माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये इसके पीछे भावना है। जी मनीष जी, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, बड़ा सूबा है, हो सकता है इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस सही नहीं था, लेकिन 4 मंत्रियों के अभी बड़े नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है। आपको क्या लगता है कि नामों में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है? क्या लगता है आपको? नामों में और बढ़ोतरी है। पंकज चौधरी जी, महेश शर्मा जी और बीएल वर्मा जी, जी। नाम आप और जो है 7 नाम यूपी से जा रहे हैं। यूपी के रिप्रेजेंटेशन पिछली बार जितनी अच्छी नहीं है क्योंकि सांसदगण भी उतने अच्छे नहीं है। प्रमोद जी की बात में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसा लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने मिलीजुली सरकार नहीं चलाई है, पहली बार उन्हें चलाना पड़ रही है। तो मोदी जी ने गुजरात में 10 साल का शासन, यूपीए की सरकार सेंट्रल में थी, उसके संग करा था। उसके बाद भी गुजरात मॉडल को दुनिया देखता था और इंडिया ने देखा था। यही उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 13-14 की छवि में काम आया था। गुजरात मॉडल को वो लेके आए। दूसरी चीज, मोदी जी की जो विदेश नीति है या मोदी जी की जो नीति है, सब नीतियों पे ना वो पैरेलली काम करते रहते हैं, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। अगर केरला से इस बार किसी को शामिल करा गया तो केरला में भाजपा ने प्रवेश करा है, केरला में भाजपा ने एक सीट जीती है। तमिलनाडु की परफॉर्मेंस नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाई, लेकिन वोट प्रतिशत जो है 18 से 19 तक गया है। पंजाब में जो सांसद हारता है उसको भी कैबिनेट में जगह दी जाती है, क्योंकि पार्टी का आपको विस्तार करना है। दूसरे जो लोग कह रहे हैं कमजोर सरकार या इसमें सहयोगी दलों की भागीदारी ज्यादा रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 14, 19 और 24 तीनों बार की आप सीटें मिला लीजिए तो भी 200 नहीं हो रही, और बीजेपी की इस बार सिर्फ अपने आप में 242 है। तो विपक्ष की मजबूती यहाँ से दिखती है कि पक्ष और विपक्ष की मजबूती में कितना अंतर है। परफॉर्मेंस बेटर हुई है, लेकिन नीतियों में बदलाव लाने जितनी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अटल जी की सरकार में नीतीश कुमार जी खुद रेल मंत्री बने थे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू आज एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 10 साल बाद वो वापस आए, 91% वोट उनके कोलैबोरेशन को वहां पे मिला है। तो वो प्रदेश को पहले आगे ले जाने की तैयारी करेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ वो 12 तारीख को ले रहे हैं। इसलिए जब ये दोनों नेता आके भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में शामिल नहीं हो रहे, तो जो उनके सांसद दल आएंगे, जो उनकी सिफारिश पे आएंगे, उन्हें शुरू में उतने बड़े पोर्टफोलियो नहीं दिए जा सकते। और भाजपा को साथ में ही जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, उनको भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव उसमें बहुत क्रूशल है। मनोहर लाल खट्टर को तो बुला लिए हैं, मनोहर लाल खट्टर को भी फोन गया है, तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है मनीष जी। जी, लेकिन अभी देखिए नई पहल क्या है ना, नड्डा जी भी आज मंत्री बन रहे हैं, हिमाचल की रिप्रेजेंटेशन हो गई, अनुराग ठाकुर जी नहीं बन रहे हैं, सीआर पाटिल गुजरात से आ रहे हैं, खट्टर जी वहां से आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो जितने प्रोबेबल नाम चल रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, मुझे लग रहा है सब वो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। तो अब इसके बाद ये डिसीजन भी बड़ा हो जाता है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने। ठीक है वीरेंद्र जी, ये सवाल था, अगला सवाल मैं भी यही पूछता राष्ट्राध्यक्ष को लेके। पहले ये चला था शिवराज सिंह चौहान
विदिशा से जीते, बड़ा नाम है। और इससे पहले उन्हीं के विजन में मध्य प्रदेश में आप देखें कि मोहन सरकार बनी और सीएम बने मोहन यादव। लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व इनको मिल सकता है, इसलिए इनको रिजर्व रखा गया। अब बीच में खबरें आई कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट के लिए फोन आया। क्या लगता है, कैबिनेट में ये रहेंगे या कुछ और? देखिए, ये तो क्रिस्टल गेजिंग हो जाएगी। जैसे आपने अभी कहा कि अभी चर्चा सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से चल रही है, तो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, और शिवराज सिंह चौहान जितने भारी अंतर से जीते हैं, तो वहां पे उनकी लोकप्रियता जो है जग जाहिर हो जाती है। तो अभी तक कुछ लोग कह रहे थे शायद वो डन एंड डस्टेड हो गए, धीरे धीरे वो मार्गदर्शन मंडल की तरफ उनको वो किया जाएगा, लेकिन वो फिर से रिटर्न हो रहे हैं। और अगर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की बात होगी। और उनके जो उनका इतना लंबा राजनीतिक जो उनका एक्सपीरियंस रहा है मध्य प्रदेश जैसे जगह पे, और किस तरह से वहां पे परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता तो शायद बीजेपी की और भी टैक्टिक जाती, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उनको ला रहे हैं। तो अभी जो है वी हैव सीन लिटिल ऑफ शिवराज सिंह चौहान, मतलब हमने बहुत कम देखा है। अभी उनकी लंबी पारी होने जा रही है। और बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि एक्सपेरिमेंट बहुत करती है। अगर आप देखें कि कभी भी चीफ मिनिस्टर को बदल देती है, और ज्यादातर आपने देखा कि उनका उस चीज का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही जाता है। अगर आप देखिए कहीं भी बदला गया, उत्तराखंड में देखिए 2-3 चीफ मिनिस्टर बदले गए, लेकिन वहां पे रिटर्न हो गए। अभी हरियाणा में थोड़ा सा सीटें जरूर कम हुई हैं, लेकिन अभी आगे जाते हुए अभी जो असेंबली इलेक्शन होंगे, अभी जैसे यूपी में भी जो सीटें कम हुई, अगर आप देखें यहाँ कुछ अभी बाइपोज होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में, तो जो कोर्स करेक्शन अगर बीजेपी कर लेती है, तो फिर से वो अपने विनिंग फॉर्मूला को अडॉप्ट कर लेती है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी चुनावों में कई फैक्टर काम करते हैं, कभी प्लस माइनस होते हैं। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान का भी एक लंबा करियर, राजनीतिक करियर बाकी है, उम्र भी उनकी तरफ है, मुझे लगता है। प्रमोद जी, मेरा सवाल, अनुराग सिंह को आप देखिए हिमाचल में बहुत एक्टिव रहते हैं और 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई है, लेकिन अभी अनुराग सिंह का नाम कहीं आ नहीं रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगे जो विधानसभा चुनाव होगा सीएम नाम का प्रोजेक्ट कर दिया जाए। क्या ऐसा है? कुछ आपको भी लगता है कि नहीं हो फोन आए या कुछ रिजर्व करके रखा गया हो अनुराग सिंह के लिए? सकता है, देखिए किसी संभावना से इनकार नहीं की जा सकती। हालांकि चूंकि अब जेपी नड्डा साहब का इसी 30 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्होंने वहां ले लिया है। हो सकता है कि चुनाव की दृष्टि से या मुख्यमंत्री की दृष्टि से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अभी जो वीरेंद्र जी ने एक बात कही कि उनके पास गुजरात का भी अनुभव है और इससे पहले भी रहा है, गुजरात मॉडल भी रहा, ये सारी चीजें ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, उसकी बेसिक चीज को समझना चाहिए, उसकी बारीकी को। देखिए एक आपका अपना मकान हो और एक आप किराएदार हो। मकान मालिक आपका कितना भी बेहतर हो, पारिवारिक हो, लेकिन आप कहलाए किराएदार ही जाएंगे, मकान मालिक नहीं हो सकते हैं। इशारा किस तरह? तो ये सरकार मकान मालिक वाली नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है जो बगैर इनके चला ले सरकार। अगर मकान मालिक चाहेगा तो घर से बाहर वो निकल जाएगा, तो घर से बाहर आना पड़ेगा। इस कड़वे सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और राजनीति में कब क्या हो जाए, ये लगभग 30-40 वर्ष का मेरा भी अनुभव, इससे पहले भी मैंने देखा है। अटल जी की एक वोट से सरकार गिर गई थी। और तब गिर गई थी कि जब 3 बार जो है वो मायावती को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी। तो फिर इसलिए राजनीति में ये कहना कि अनुभव गुजरात का है या दिल्ली का है, ये ठीक है, अनुभवी हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो इस समय की जो गवर्नमेंट है वो मकान मालिक वाली नहीं, किराएदार वाली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैसाखी का अगर आप सहारा लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि कोई बैसाखी इधर उधर अगर खिसक गए तो गिर पड़ेंगे। यही प्रमोद, यही कहने का मतलब है। और हाँ, हम लोग भी देखें कि मोदी का वर्क कल्चर काम करने, चाहे वो सीएम रहे हो प्रमोद जी, चाहे वो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे, वो फ्री हैंड एकदम चाहते हैं। और इस बार टीडीपी भी अपनी बात रखते रहेगी, फिर वो जेडीयू भी रखते रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है तालमेल की जो सामंजस्य होता है वो आपको लगता है कि कम नजर आएगा प्रमोद जी?
देखिए अभी मुझे लगता है सौरभ जी कि अभी मुझे लगता है कि देखिए बिहार के चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, हाँ। अभी बिहार के जो दिसंबर तक तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार जी को पलटूराम भी कहा जाता है। अभी जब तक बिहार के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी कोई किसी प्रकार का दबाव या वो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे। लेकिन इस चुनाव के बाद क्या होगा ये कहा भी नहीं जा सकता है। दूसरी बात, आप अगर नायडू को ले लें तो ये क्यों भूल जाते हैं आप कि नायडू 1.5 वर्ष जेल में रहे थे। ये मन में तो एक खटक होगी, राजनीतिक समीकरण बात अपनी जगह पर है। अगर कहीं कोई चीज दबाव की राजनीति या कहीं कोई चीज आई तो फिर तो इसलिए मैंने मकान मालिक और किराएदार की बात कही है, क्योंकि 14 में और 19 में वो अपने बूते पे थे। अगर वो हमारा साथ नहीं भी देंगे तो हम पर फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात मैं आपको अटल आपके प्रमोद जी आपकी बात में एक बात कोट करके फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, यानी किसी ने अगर चिंगारी उठाई तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, मानते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूं। ये इस यथार्थ को राजनीति की जो विकृतियां हैं उनको भी हम पत्रकारों को नजर में रखना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा कि ऐसा नहीं है कि अब वो ठीक है मनीष जी, एक चीज और मैं खाली कर जाऊं। हाँ, संजय जी ने एक बात कही थी कि परंपरा है कि विदेशी नीति और सब बुलाया, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं संजय जी की कि जो मतलब नतमस्तक कर देने की बात, ऐसा अभी हमारा भारत इस पोजीशन पर नहीं आया है। मैं मान गया प्रमोद जी, आप कह रहे हैं इस बार ये नहीं चलेगा, एको हम द्वितीय नास्ति वाला ये फार्मूला नहीं चलेगा। ठीक है मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। 2004 और 2009 में भी गठबंधन की बहुत बड़े गठबंधन की सरकारें चली हैं, तो हमें सरकार को भी पॉजिटिव फ्रेम में ये समय देना चाहिए कि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है कि उसमें कोई बदलाव आएगा। इस देश में पूरे 10 साल कोएलिशन गवर्नमेंट से 2004 से 2014 तक में आए थे, जिसमें बड़े अलग अलग विचारधारा के कोएलिशन थे, लेकिन सबको लेके चला गया। तो हमें भाजपा को ये भी चीज पे फ्रंट प्रूफ करके देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि उन्हें प्रूफ तो ये करने दीजिए कि वो कोalition की सरकार चला सकते हैं। अगर अभी से हम ये नैरेटिव लेके चलेंगे कि नीतीश कुमार ऐसे हैं, चंद्रबाबू नायडू ऐसे हैं, तो अगर ये दोनों जाते हैं कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन में, तो वहां जाके क्या इनका कैरेक्टर बदल जाएगा? इनका कैरेक्टर वही सेम रहेगा जो आज इनका यहाँ है, तो वो रिपर भी। मनीष जी बोल रहे हैं, मनीष अग्रवाल जी बोल रहे हैं जी। संजय जी खाली एक शब्द कहना चाहूंगा, एक पत्रकार के रूप में खाली जो उसके प्लस है माइनस है दोनों बातें कही जानी चाहिए। खाली झुंझुना नहीं बजाना चाहिए, उसके कड़वा सच है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। प्रमोद जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने अपनी बात नहीं बोली, दरअसल मोदी जी चाहते हैं ऐसा, वो दिखाना चाहते हैं। हमारी बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि देखिए ऐसा इस बार जो सरकार चलेगी वो तलवार की धार पर होगी, इतना आसान नहीं होगा। और रही बात नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, जो बात आपने कही है मैं उससे अक्सर बिल्कुल उससे अपने आप को जोड़ता हूँ कि नीतीश कुमार एक बात मैं भी आपसे जोड़ देता हूँ, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक रखे या न रखे, ये भी गारंटी नहीं कि 99 जो उधर है ना इंडिया वाले वो भी रुके। हो सकता है कि इधर आ जाए, पाला बदलने, राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी निश्चित नहीं है। वो मुश्किल इसलिए है कि देखिए संख्या बल अब आज कांग्रेस की 100 के आसपास हो गई है, एक निर्दलीय अगर मिला लिया जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या बल हो गई है। और अब कांग्रेस जब 44 और 52 से लगभग अब दुगनी स्थिति में आ गई है और राहुल गांधी का नेतृत्व लगभग पूरी तरीके से अब स्थापित हो चुका है, ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस का टूटना मुश्किल है। और जो नैरेटिव देखिए कांग्रेस जो लगातार इस बार गढ़ रही है, जो स्थापित कर रही है, बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर आ रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। और इसलिए अभी आप देखेंगे, बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, इसके अलावा हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में होगा, इन सब जगहों पे जो विधानसभा चुनाव होंगे
वहां पे भाजपा को बहुत ही बिल्कुल। कड़ी चलिए, चुनौती आप लोग मिलने जा रही है। राजनीति के जानकार हैं, राजनीति के मर्मज्ञ हैं, विशेष तौर पर आप समझ सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजय कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी शुक्रिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार शपथ, ये आपको शब्द सुनाई देगा शाम 7:15 पर। लेकिन तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों की अलग अलग धारणा हो सकती है, लेकिन आज की सत्य बात यही है कि नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं, देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा कर नहीं पाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा करने जा रहे हैं। शाम 7:15 पर आप देखिएगा, ये आपको जरूर सुनाई देगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नमस्कार।